Assalamu alaikum. Guess who's back? This one is back. This one is back. क्या हाल है? How are you guys? How are you, Abdullah? I'm very well. We missed you. We all missed you. I missed you. So yes, it's good to have you back. It's good to be missed. अच्छा, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, अगर तो आजकल के दिनों में आप लाहौर नहीं गए, जहाँ से मैं आ रही हूँ, तो अब्दुल्ला भाई कोई सीरियस ऑफेंसिव किस्म की ठंड है वहाँ। ऑलमोस्ट के इंसान इंजॉय क्या करेगा, मतलब गुस्सा ही चढ़ जाता है कि इस किस्म की सर्दी। और वैसे तो दुनिया वाले बहुत, दुनिया में ही सर्दी है, हर जगह ही सर्दी है, लेकिन चूंकि हम उस तरह इक्विप्ड नहीं है टू डील विद दिस लेवल ऑफ सर्दी, तो भाई मुझे तो बहुत लगी शदीद किस्म। भाई अब एक कश्मकश में जिंदगी गुजरती है। गैस थोड़ी बहुत अब जिन औकात में आ रही होती है, या तो आप चूल्हा जला सकते हैं, या आप गीजर चला सकते हैं, या आप हीटर चला सकते हैं। अब आपने ये फैसला करना है अपनी जिस्मानी ज़हनी कैफियत और हालात वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए कि क्या इस वक्त खाना ज़्यादा ज़रूरी है, नहाना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर वैसे मतलब यू हैव टू पिक एंड चूज। लग्जरी की बात नहीं हो रही कि तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एवं वी आर नॉट डिजर्विंग कि हमें तीनों चीज़ें मिल रही हैं, तो यू हैव टू पिक एंड चूज। लेकिन एक बात जो डिफरेंस मैंने एटलीस्ट फील किया कि लाहौर में फिर भी गैस है, गैस की लोड शेडिंग है, लेकिन जब गैस का वादा होता है कि इन टाइमिंग्स पे आएगी तो उस वक्त ठीक ठाक किस्म की आती है। और वापस आते ही एकदम से दोबारा से फीलिंग हुई कि हमारे यहाँ कराची में गैस बहुत कम है, तो कुछ चक्कर ही नहीं है ना गैस का। तो इधर नहीं है, वहाँ एटलीस्ट है। बाज़ इलाकों में आती है और भरपूर आती है, लेकिन जहाँ नहीं आ रही वहाँ आप 100 दफ़ा भी कंप्लेंट कर लेना, मैं खुद इनकी ऐप के ऊपर 100 दफ़ा कंप्लेंट तो अब तक कर ही चुका हूँ। सालों महीनों से कंप्लेंट कर रहा हूँ, गैस का कोई नामो निशान नहीं है। वो हर दफ़ा अपने तई कंप्लेंट को वाइंड अप करके कहते हैं जी रिजॉल्व्ड, खुद ही कर दिया, खुद ही उनकी तरफ से रिजॉल्व हो गया होगा ना, अब क्या किया जा सकता है। तो लिहाजा ठंड भी है, गैस की ऑब्वियसली लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन जब आती है तो बड़ी अच्छी होती है। और फॉग का मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी तो मैं एक हफ्ता रह के आई हूँ, तो आंखों देखा हाल है कि फॉग है, लेकिन इतनी बुरी नहीं है कि अब आप ड्राइव ना कर सकें, मतलब आपको नज़र भी आ रहा होता है। एंड इट्स नॉट, आई फेल्ट कि इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिस तरह हम आपको बताते हैं ना कि फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं एंड ऑल दैट। इन द लास्ट वीक एटलीस्ट ऐसा नहीं है। फिर भी फ्लाइटें तो कैंसिल हुई ही हैं फॉर मेनी अदर रीजंस। अब्दुल्ला मेरी 2 बार हुई है, तो आई नो कि वो रीजंस कुछ और थे, फॉग का कोई इशू नहीं। अच्छा, अब मैं आपको ये भी पूरा निज़ाम दरम बरम हो जाता है ना, वो बैकलॉग पीछे से चलता आ रहा होता है कि कराची में मुझे लग रहा था जो सर्दी अभी आई भी नहीं थी वो ऑलमोस्ट चली भी गई। हाँ, चली गई है। देयर वाज एब्सोल्युटली, बड़ा ही प्लेजेंट है और बड़ा अच्छा है। और अगर मतलब अगर आप घर के अंदर हैं और आपने खिड़कियां बंद की हुई हैं तो आप हल्का सा पंखा भी चला लेंगे, आराम से, तो आप कोई कुछ नहीं ठीक ही रहेंगे, कोई मसला नहीं। हाँ, वैसे इट वाज बेटर बिफोर आई लेफ्ट, लेकिन अब मैं वापस आई हूँ तो मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा, बल्कि थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि अभी तो वो सर्दी के कपड़े जो निकाले थे वो सही तरह पहने भी नहीं। मैंने निकाला ही नहीं, बैग में डाले में, अलमारी में टांगने की जरूरत ही नहीं थी, पता था यही होना है। हाँ, लेकिन शौक तो होता है ना। हाँ, नहीं, शौक तो होता है। आपका शौक तो पूरा हुआ होगा ना थोड़ा बहुत, है ना? थैंक यू, इनफ हो गया, मुझे तो गुस्सा ही चढ़ गया। अच्छा जी, एक काम मैं आपके हाथ छोड़ के गई थी, आप वो नहीं कर सके। क्या मैच जिताना? नहीं, वो हमने शाहीन के सुपुर्द किया था मामला, उनको जिम्मेदारी दी थी, हमें बड़ी उम्मीदें थी, हैं भी सॉर्ट ऑफ। अभी 2 मैचेस हुए हैं और दोनों ही हम हार गए। मतलब पहले में तो पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड ने रिकॉर्ड स्कोर बनाया, सबसे बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर बनाया, उसका रिकॉर्ड कायम किया। हमें दूसरे में ऐसा लग रहा था कि वो ही बना लेंगे, एज एन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ लेंगे, लेकिन फिर कुछ मामला संभल गया। एंड में हारिस ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, सो या कुछ नहीं तो मतलब बेहतर रहा, लेकिन फिर भी मैच नहीं जीत सके। दूसरे मैच में हुमा एक लम्हा ऐसा आया था व्हेन फखर एंड बाबर वर ऑन द क्रीज एंड फखर वाज डूइंग सो वेल एंड बाबर भी उनका साथ दे रहे थे। 50 पे आउट हो गए थे, तभी की बात कर रहे हैं मतलब ना। फिर भी हमें लग रहा था एक लम्हे के लिए वो जो विन प्रेडिक्टेबिलिटी होती है ना, वो जो दोनों वो सिर्फ एक दफा जरा पाकिस्तान की तरफ पलड़ा भारी हुआ था और फखर के आउट होते ही। वर्ल्ड कप का वो न्यूजीलैंड वाला मैच आपको शायद कहीं याद आ गया होगा। सो ये 2 लूज करके, बाय द वे थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट देते हैं। हम चूंकि बात कर ही रहे हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज की, हम चूंकि बात कर रहे हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट देना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि पाकिस्तान आखिरी बार कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जो था ना, वो 4 नवंबर 2023 को जीता था। तो उसके बाद इसमें आप बेशक वनडे कर लें, टेस्ट कर लें, T20 कर लें, वॉट एवर इट वॉज, कि हमने
नवंबर 4 नवंबर के बाद कोई मैच जीता नहीं। yes. ये सैड बात है। ये बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद ये है कि हमें एक जीत का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। न्यूजीलैंड सीरीज़ का पहला T20 हारने के बाद जीत की ऐसी ही उम्मीदें पाकिस्तान के शायकीन इतवार को दिल में सजाए मैच देखने के लिए या एटलीस्ट ऑनलाइन देखने के लिए बेताब थे। यूँ समझें कि पहले मैच का एक्शन रिप्ले था मोस्ट ऑफ इट। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर एक बार फिर जीत, 2 मैचेस हुए, दोनों में हमने टॉस जीते, दोनों में वही फैसला किया जिन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को उन्होंने ग्राउंड के हर तरफ खेला। 195 रन्स का हदफ खड़ा किया। पहले तो लग रहा था पहले वाले मैच में जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है वो भी तोड़ देंगे। सो ये था सारा मामला और जवाब में पाकिस्तान की टीम पहले मैच की तरह टारगेट से पहले ही आउट हो गई। फ़खर जमान के 50, बाबर आजम के 66 रन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पता है क्या आवाज़ कह रहे हैं बाबर? हाँ, मुझे लग रहा है इट वाज फ़खर जिन्होंने संभाला हुआ था एंड ही वाज द की फैक्टर। जो अगर टिके रहते तो हम ये मैच आसानी से जीत जाते। ये अगर मगर में तो खैर एनीवे क्या जाके अपने आप को दिल को जलाने वाली बात हो गई। द पॉइंट ऑफ द मैटर इज के डिस्पाइट द 50 एंड बाबर ने जो आपको पता है ना कुछ नौजवान भी हैं इस टीम का हिस्सा। इनमें अब्बास आफरीदी हैं जिनको चांस मिला, जिनमें आमिर जमाल हैं जिन्होंने मुतासिर किया और एंड आई एम ग्लैड दैट यू मेंशन्ड ऑल द अदर पीपल एज वेल, क्योंकि हम फ़खर और बाबर की बात कर रहे हैं, चलो वो तो है ही हमारे पुराने, लेकिन बाकी जो आए थे अपने आप को प्रूव करने, या फिर और भी तो टीम है ना, किसी ने क्या कंट्रीब्यूट किया? बाकी हमने सारी आजम खान अभी तक तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। मीर हमजा हैज नॉट बी एबल टू परफॉर्म एज वेल। सो उन पे भी जो क्रिकेट फॉलो और देखने और पसंद करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि लाइक आर वी काइंड ऑफ डन विद हिम, शुड वी बी डन विद हिम। अब 3 मैचेस बाकी हैं। पाकिस्तान अब सीरीज जीत सकता है अगर हम आगे तमाम मैचेस जीत जाएं। लेट्स सी क्या होता है। मतलब आप दुनिया फिर के आ जाए ना, जैसे कि अभी मैं चलो हफ्ते के लिए गई थी, लेकिन एक पर्सपेक्टिव तो फिर भी मिल जाता है। फिर भी हम बैठे होते हैं इंतज़ार में कि अगर ये हो गया तो हम जीत सकते हैं, मगर ये हो गया तो शायद हम जीत सकते हैं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट याद है ना, नवंबर लास्ट ईयर के बाद से हम जीते नहीं है। एंड आई डोंट वांट टू डैम्पन एनी स्पिरिट्स हियर। ऑफ कोर्स जीत सकते हैं। मुझे लग रहा है कि बाकी 3 में से कोई कितने आपका क्या एनालिसिस है, कितने जीत जाएंगे हम? एक हम जीत जाएंगे। और बाय द वे वो जो हम पिछली वाली अब बता रहे हैं ना आपको कि लास्ट जो हम जीते थे वो भी अगेंस्ट न्यूजीलैंड ही था। इन बाकी 2 मैचेस हम हार चुके हैं। अच्छा आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हम कितने जीतेंगे अभी? आपको 3 मैचेस में से क्या लग रहा है हम कितने मैचेस जीतेंगे? मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं, देखिए मैं तो एक होपफुल पर्सन हुई, होपलेस भी हूँ, थोड़ी सी होपलेस फूल जिसको कहते हैं ना, लेकिन आई थिंक कि अगर जीतेंगे तो व्हाई नॉट। आई एम गोइंग टू एम फॉर ऑल 3। और वैसे भी अब कोई चांस नहीं है, अब 3 पूरे बाकी जीतेंगे तो सीरीज जीतेंगे। मुझे लग रहा है कि हम बाकी 3 में से 1 निकाल लेंगे मैच एंड आई एम जस्ट बीइंग रियलिस्टिक प्रॉब्ली अबाउट इट। अगर 2 कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनका एनालिसिस लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रज़ाक भाई। रज़ाक भाई, पाकिस्तान T20 क्रिकेट का एक जायंट समझा जाता है आई गेस। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ लेकिन सीरीज़ में पहले 2 मैचेस में हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम मतलब दुनिया हमें कोई बहुत ही सुप्रीम टीम तसव्वुर करे T20 की। आपकी नज़र में what is going wrong with us? Bowling, batting, fielding, कप्तानी, what all is gone wrong? देखिए कोई ऐसी बात नहीं, बस बॉलिंग में मैं समझता हूँ थोड़े से रन ज़्यादा दे रहे हैं और डेफिनेटली T20 जो क्रिकेट हो रही है वहाँ पे तो बॉलर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और आपके सामने देखा गया शाहीन को भी मार पड़ रही है, हारिस को भी पड़ रही है, जितने हमारे बॉलर सीनियर उनको, और न्यूजीलैंड में भी ऐसे ही है, उनके भी जो मेन बॉलर सऊदी है उनको भी मार पड़ रही है। तो ये T20 में चलता है। पर ये कि बात ये है कि रिजल्ट जो है पाकिस्तान की फेवर में नहीं आ रहा। पाकिस्तान को मैच जीतने चाहिए। अब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आए और प्लेयरों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, स्पेशली बैट्समैनों को, क्योंकि इन पिचों पे 200 स्कोर करना मैं नहीं समझता कि मुश्किल है। जो आज का मैच था हैमिल्टन में वो पाकिस्तान मैच जीत सकता था अगर फ़खर थोड़ा सा और स्टे कर जाते और इफ्तिखार खेल लेते, क्योंकि पाकिस्तान को लक ने बहुत साथ दिया। फ़खर का कैच छूटा, बाबर आजम का कैच छूटा, तो ये प्लस पॉइंट था पाकिस्तान के लिए। पर पाकिस्तान फिर वही जब प्रेशर पड़ता है तो हिटिंग
सेंसिबल करने की बजाय चलाने की कोशिश करते हैं, जैसे फखर भी चला के आउट हुए, बाबर भी चला के आउट हुए। तो जब सेट हो जाते हैं तो फिर इस तरह की शॉट्स नहीं खेलनी चाहिए। अच्छा याद कराया, आसान कैचेस इन दोनों के ड्रॉप हुए, उन्होंने सॉर्ट ऑफ फायदा भी उठाया, लेकिन जाहिर है फिर अच्छा एक बार फिर ये हमें नज़र आ रहा है कि बाबर आजम जो हैं वो डेफिनेटली पाकिस्तानी लाइनअप के बहुत ही बेहतरीन बैटर हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन वो मैच फिनिश नहीं कर पा रहे आजकल एटलीस्ट जो हम देख रहे हैं। तो क्या बाबर की बैटिंग पोजीशन फिर बदल कर देखना होगी, ये भी एक्सपेरिमेंट कर लें? नहीं बिल्कुल वो ठीक खेल रहे हैं। देखिए प्रेशर, कप्तानी का प्रेशर हटा है उनसे और अब उन्होंने शॉटें खेलने शुरू कर दी हैं और जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने अभी आज खेली है बहुत ज़बरदस्त खेली है और ऐसे लग रहा था जैसे कि ये और फखर मैच को फिनिश करके आएंगे और उन्होंने अपना काम कर दिया था। पर इफ्तिखार जो थे उन पे जिम्मेदार थी, वो सीनियर थे, उनको चाहिए था कि मैच को लेके चलते और आपने देखा है कि मैच आखिरी ओवर में 22 स्कोर रह गया था। तो इसका मतलब है कि जो हमारी विकेटें गिरी हैं हमने वो बॉल भी ज़ाया की हैं जिसकी वजह से प्रेशर पड़ा पाकिस्तान टीम जी। उसके बाद तो फिर कोई नहीं कर सका इफ्तिखार क्या, शाहीन ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई थी लेटर इन द एंड, लेकिन आज़म खान नहीं अब तक कुछ कर सके। सो या जिस मकसद के लिए उनको लेके गए एज ए पावर हिटर अभी तक तो कोई कारगर साबित नहीं हो सके हैं। रज़ाक भाई ये मसला वैसे एक साल पुराना हो गया है लेकिन हल होके नहीं दे रहा है, वो है इन फॉर्म शादाब खान जैसा स्पिन ऑप्शन हमारा। उसामा मीर को काफ़ी चांसेस मिले हैं, अब तक मज़ा नहीं आया है। सो व्हाट डू यू थिंक, हम तब्दील उन्हें किससे कर सकते हैं? क्या तब्दीली का वक्त आ गया है उनकी? क्या है आपकी राय इस पर? देखिए बात ये नहीं, बात कंडीशन की है और हमारे जितने भी परफॉर्मर हैं वो एशियन कंडीशन में ज़्यादा परफॉर्म कर चुके हैं और न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस हैं और यहाँ पे आप अपनी विल पावर पे आप परफॉर्म करते हैं और ये आपने देखा है कि वहाँ पे स्पिन इतने कामयाब नहीं है और जो बॉलर में क्वालिटी है, उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, फिट है, वो वहाँ परफॉर्म करता है। तो ये एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा। पाकिस्तान की बैटिंग में इंटैक्ट बहुत ज़बरदस्त है और बॉलिंग भी सही यूटिलाइज कर रहे हैं पर थोड़े से रन ज़्यादा हो रहे हैं। थैंक यू जी। सो विल पावर भी तो होना उन्हीं की अपनी जिम्मेदारी है ना, विल पावर या फिजिकल फिटनेस या दे शुड। लेकिन मेरा सवाल एक सेकंड कुछ और है और सवाल जो है ना वो सिकंदर बख्श हमारे साथ है, उनसे पूछ लेते हैं। बिल्कुल सिकंदर, क्या हाल है आपका? सिकंदर एक बात बताएं, जब हम टेस्ट की इससे पहले बात कर रहे थे तो हम थोड़ा सा ब्लेम नहीं लेकिन एटलीस्ट बात करते थे कि शायद हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका टेम्परामेंट नहीं है, टेस्ट एक और तरीके से खेली जाती है एंड ऑल दैट वी वर टॉकिंग अबाउट इट। तो T20 का तो टेम्परामेंट है ना, T20 के अलावा हम खेलते ही क्या है, लेकिन उसमें भी कोई परफॉर्मेंस नहीं, तो व्हाट्स हैपनिंग? पहले तुम आप वापस आ गई, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। अब्दुल्ला अकेले अजीब से लग रहे थे। नहीं, सिक्कू ने मेरा भरपूर साथ दिया, हम आधा घंटा तो इनसे बातों में निकाल लेते थे। चलिए जी, अब तो आई एम बैक। तो सिकंदर बताए ना ये क्या हो रहा है? नहीं देखो, यहाँ पर हमें हार करनी, हमें नए लड़के ढूंढ रहे हैं। हमें थोड़ा सा मार्जिन पाकिस्तान टीम को इसलिए देना चाहिए कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनको, जब भी आप नए बच्चों को ट्राई करते हैं और सीनियर्स वहाँ मौजूद होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर्स की तरफ जरूर चली जाती है। अब रिजवान स्कोर नहीं कर रहे, इफ्तिखार स्कोर नहीं कर रहे और बाबर और फखर ने कल 50 किए, बाबर ने 2 50 कर चुका है 2 मैचों में, मगर मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे। वो बच्चों को लेके साथ चले, वो समझाएं उन्हें, जैसे अगर वहाँ पर खेलने आता है आजम, वहाँ पे खेलने आता है आमिर जमाल, तो आप उनको बताएं कि बेटा आप इस तरह खेलो, सिंगल लो, मुझे खेलने दो, मैं चार्ज करूंगा, आप इस तरह खेलें। ये एक सीनियर खिलाड़ी का स्टाइल होता है। मैं देख रहा था कि जी हम कौन से लड़के हैं जो पिछले दफा थे और अब नहीं हैं, जिनको हम मिस कर रहे हों। तो उसमें एक आसिफ अली खेला करते थे T20 के अंदर, एक नीचे नवाज आके रन करते, तो वहाँ मौजूद हैं। खुशदिल है, हैदर है और शान मसूद ने, मैंने देखा कि शान मसूद खेल रहे थे, पिछले वर्ल्ड कप में भी वो थे और वो भी नहीं है टीम में। तो हमने नई टीम बनाई है, तो थोड़ा सा हमें सब्र करना पड़ेगा। नए बच्चों को जब आप चांस देते हैं, जैसे कि भारत देता रहा है, न्यूजीलैंड देता रहता है। देखिए न्यूजीलैंड ने तो पहले डिसाइड कर लिया कि जो सीयर उनका नया बच्चा है वो 2 मैच खेलेगा, उसके बाद फर्गूसन आ जाएंगे। इसी तरह हमें भी करना चाहिए। आप आखिरी 2 मैचों में बाबर और रिजवान से ओपन करा के देख लें, अगर आप समझते हैं कि उनके ओपन करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, उनको करा के देख लें। और आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। जो सीनियर खिलाड़ी है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि सीनियर्स को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। जो
3-3, 4-4 साल से लगातार पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो दे हैव टू परफॉर्म। अभी आप बता रही थी तो इस वक्त 72 दिन मैं बैठा कैलकुलेट करा था, 72 दिन हो गए हम कोई मैच नहीं जीते। और हमने देखते हैं, मैं इसको कैलकुलेट करता रहूंगा। आपने एक अच्छा वो दे दिया टारगेट, कितने दिन हो गए, 100 दिन हो जाते हैं, कितने अभी तक। अच्छा सिको, अभी तो हमें सीरीज बचानी है। पिछले मैच में वैसे हमें जब न्यूजीलैंड ने शुरू किया था तो हमें लग रहा था अपना ही रिकॉर्ड जो उन्होंने पिछले मैच में बनाया अगेंस्ट पाकिस्तान हाई स्कोर का तोड़ देंगे, लेकिन फिर चलें कुछ संभल गया मामला। फ़खर जब तक थे क्रीज पे मौजूद और बाबर ने भी चले अच्छा स्कोर किया, इनफैक्ट फ़खर से ज़्यादा किया, लेकिन फ़खर मुझे लग रहा था ही वाज द एंकर, और जब वो गए तो फिर मैच भी हमारे हाथ से निकलना शुरू हो गया। बट अदर देन दैट नोबडी इज़ एबल टू परफॉर्म। अगर आपने इफ्तिखार की बात की है, आज़म खान भी अब तक कुछ नहीं कर पाए हैं। वी ऑलरेडी हैव अ फुल टाइम विकेट कीपर बैटर रिजवान की सूरत में, तो डू यू थिंक कि हमें अगले मैच में कुछ तब्दीली करनी चाहिए? देखो, पहले मैच के बाद मैंने कहा था हर एक को 2 मैच जरूर दें। 2 तो हो गए ना। 2 मैच दें, आमिर जमाल को भी 2 मैच दें। हाँ बिल्कुल, आप चेंज कर सकते हैं। आपके पास फरहान साहबजादा फरहान नीचे हैं और एक हसीबुल्लाह, 2 लड़के नीचे बैठे हुए हैं, और कोई है ही नहीं आपके पास ना। वो दो भी नए हैं, ठीक है। आप जब उनको ट्राई करें, मेरा ये आइडिया था कि फखर को आप ओपन करा दें और उसके साथ साइम के साथ, और नीचे लेकर आ जाएं आप उसको रिजवान को। रिजवान नीचे भी अच्छा खेलता है, रिजवान ऊपर रन्स नहीं कर रहा है इस वक्त, तो थोड़ा सा हो सकता है कि वो नीचे आने से उनके, इसलिए कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं, स्वीपें बड़ी अच्छी मार देते हैं। वो इस किस्म के एक्सपेरिमेंट करके आपको कुछ ना कुछ नई चीज ढूंढनी पड़ेगी। देखें, आप इस वक्त मैच सीरीज जीतने के लिए ना जाएं, आप लड़कों को आइडेंटिफाई करने के लिए जाएं कि आपके पास जो लॉट मौजूद है उसमें कौन सा ऐसा बच्चा है जो हमारे लिए फ्यूचर के लिए, वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 13 मैच हैं, 13 में से आप 8 मैच अपने लड़कों को रोटेट करा के खेलें, हार जाए कोई बात। अच्छा, जहां लड़कों की रोटेशन की सिकंदर बात आप कर रहे हैं, तो वी हैव हसीबुल्लाह, वी हैव साहबजादा फरहान, तो इनको क्यों नहीं हम चले लेट्स सपोज आजम खान की जगह इनको ट्राई कर लें? बिल्कुल। तो अब वो टाइम आ गया है, तीसरे मैच में ये सारे ट्रायल्स हो सकते हैं। बिल्कुल आप करें, अगले मैच में इनको भी ट्राई कर लें, ताकि मैंने कहा ना 8 मैच आप भूल जाएं कि आप जीतेंगे हारेंगे। आप 8 मैचों में बच्चों को ट्राई करें, 5 मैच जो होंगे आखिरी के, उसमें आप एक टीम बना लें कि ये हमारी टीम है, ये बैटिंग ऑर्डर है, उससे खिलाएं। देखिए, हमें मार पड़ रही है, और आज़म को हम नाम लेके आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इफ्तिखार से कौन सी को परफॉर्मेंस हो रही है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं मीर हमजा साहब को। मेरा ख्याल है कि हमें मीर हमजा नहीं है, उसामा मीर। हाँ, उसामा मीर, इनका शौक तो फास्ट बॉलर। हाँ, उसामा मीर, इनका शौक हमारा पूरा हो गया। मेरा ख्याल है हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल से वो इतनी अच्छी बॉल नहीं कर रहा जितना कि उसको करना चाहिए, बट हम काफी अरसे से ट्राई कर चुके हैं ना। हाँ, मोहम्मद, आप उसको नवाज को ले आए ना, तो नवाज आपके साथ ही टीम में, उसको लेकर आ जाए। 2 मैच उसके हो गए ना, 2 मैच उसको खिलाएं, देखें क्या होता है। आखिरी मैच आप बेस्ट टीम खिला दें, आप ये कर ले चले। 2 मैच ये, 2 मैच में दूसरे लड़के। अच्छा, इस सारे क्रिटिकल एनालिसिस में बाज लोग बड़े, मुझे लगता है कि ज़रा थोड़ा ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। अब साइम पे भी कुछ जगहों से ना मैंने तनकीद पढ़ी सुनी, कुछ बड़ा जो स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, रिपोर्ट भी करते हैं, बट अभी मेरा ख्याल है कि हर किसी को ही नहीं फ़ौरन ये फैसला कर देना चाहिए कि इसको भी हटा दो, इसको भी ले आओ। 2 मैचेस में से एक में उसने परफॉर्म किया, एक में नहीं किया। नहीं, बट इसी तरह तो ये ट्रायल एंड एरर जो हम अभी सिकंदर के साथ बात कर रहे हैं, लेके गए हैं तो सारों को ट्राई तो करेंगे, रोटेशन रहनी चाहिए। ट्राई करें। देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर 90% जो लोग हैं उन्होंने जिंदगी में क्रिकेट नहीं किया, सड़कों पे खेलिए, ठीक है, और वो अब तबसरा करते हैं तो आप उनकी तबसरे को मानते हैं तो वो अलग बात है। उन्होंने कभी जिंदगी में टीम का नाम ही नहीं सुना, टीम देखी नहीं, टीम खेली नहीं। मेरे सामने बैठ के मुझे बता देना कि वो 20 ओवर की भी क्रिकेट खेली, उन्होंने गैराज में क्रिकेट खेली है, सड़क पे क्रिकेट खेली है। अब वो बैठ के तबसरा करें तो उनकी बात अलग है। आपको इस टीम को बनाना है, इस टीम को बनाने में अगर आप हारते हैं तो कोई बात नहीं, हारें। आखिरी मैच है, आप अपनी फुल टीम खिलाएं, उसके बाद फिर आप एक्सपेरिमेंट्स करें बिफोर द वर्ल्ड कप। 5 मैच पहले मैंने ये आपको एक छोटा सा एक फार्मूला बताया, बाकी आप लोगों की मर्जी है। हम रिजल्ट हमें हारने से शायद इतना प्रॉब्लम ना हो, लेट मी जस्ट से दैट, लेकिन जो रेपिटेशन ऑफ मिस्टेक्स है उससे प्रॉब्लम बहुत है, दैट इट सीम्स एज इफ वी आर नॉट लर्निंग। हार तो चलो किसी वजह से भी जाते हैं। आपने भी जो बोला रेपिटेशन ऑफ मिस्टेक्स कह रही हैं जी, रेपिटेशन ऑफ मिस्टेक्स। अच्छा, मिस्टेक्स जो हैं, देखें, आप नए बच्चों को ट्राई कर रहे हैं ना, आजम को आप ट्राई करें, आपने ट्राई कर लिया, आप चाहें तो उसको एक और मैच दें, वरना नहीं दें तो फिर आप दूसरे को ट्राई कर लें, ठीक है। ये आप कीप ऑन चेंजिंग इट ना। मैंने आपसे क्या कहा, आप टीम बना रहे हैं,
जब आप टीम बनाते हैं तो उसमें टीम हारती भी तो है, पूरी दुनिया की टीमें करती हैं, कोई बात नहीं। हमें कोई जाहिर है हारेंगे जीतेंगे, हमारा एम हमने सीरीज के शुरू में ही कह दिया था शुड बी द वर्ल्ड कप, उसके लिए हमें टीम तश्कील देनी है। अब ये बताइए कि कप्तान की कप्तानी अब तक आपको कैसी लगी? वैसे इट्स टू अर्ली टू जज, यू नो शाहीन। मुझे ये बताओ अब्दुल्ला, हमारे पास इफ्तिखार एज अ स्पिनर खेल रहा है, 2 मैच गुजर के 1 ओवर नहीं कराया। ये वही वायरस है जो कि बाबर के पास था, कि वो भूल जाते थे कि इफ्तिखार बॉलिंग करता है, वो भूल जाते थे कि सलमान आगा बॉलिंग करता है। आपने उससे बॉलिंग ही नहीं कराई भाई, क्यों नहीं कराई? वो 2 फास्ट बॉलर से 2 स्पिनर से खेल रहे हैं, कल उनके स्पिनर्स। मेरी बात सुने, मैनेजमेंट या इवन इफ्तिखार इतना कोई नया तो है नहीं, वो भी शाहीन को याद करा सकते हैं। कप्तान भूल रहा है तो ही इज नॉट द होली सोली, वही तो इतना डिसीजन मेकर नहीं है, और भी तो लोग हैं। नहीं, किसी रिपोर्टर को पूछना चाहिए कि भाई आप उससे क्यों नहीं बॉल करा रहे हो। कोई किसी ने शायद पूछा था, मैंने सुना कहीं कि जी पिच, अरे भाईजान वो तो 2 स्पिनर से बॉल करा रहे हैं, आपको एक बॉलर की पिटाई हो रही है तो आप उससे थोड़ा बॉल करा लें। अब जैसे नया बॉल है, कल नए बॉल पे हारिस ने 2 ओवर में 30 रन दे दिए, उसका मतलब है उनको नया बॉल उनसे नहीं हो रहा, तो आप किसी और बॉलर को, वसीम बैठा हुआ है पूरे वर्ल्ड कप में घूमता रहा आपके साथ, पता नहीं कब से घूम रहा है, उसको खिला के देख लें नया बॉल वो कैसे करता है। मतलब एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहे हैं ना, तो आप वो कर लें। नया बॉल आप स्पिनर से करा लें, हफीज किया करते थे, इमाद वसीम स्पिनर से गेंद करते, डू समथिंग न्यू करें। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा। आप ये ना करें कि जो 4 बॉलर हैं बस ये 4 या 5 बॉलर हैं, ये 5 बॉलर बॉल कराएंगे, ऐसा ना करें। ये शाहीन की एक गलती है, उसको अपने आप को चीजों को फिर से सोचना पड़ेगा, बैठे कागज पेंसिल लेकर के यार मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ वो करें। जब तक वो नहीं करेगा तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। चलिए जी, लेट्स सी, होपफुली हमने शाहीन की कुछ जो बेहतरी आ सकती है। अभी तो 2 मैचेस हैं, अभी तो इसी सीरीज के 5 मैच, वो लर्निंग हो रही है। थैंक यू सिकंदर फॉर बीइंग विद अस। लेकिन एक बात है, हमारे जो प्लेयर्स हैं जब वो बिग बैश और ऐसी सीरीज में जाके खेलते हैं तो दे परफॉर्म ऑलराइट, उनकी ठीक ठाक, ऑब्वियसली दे आर अ पार्ट ऑफ दोस सीरीज बिकॉज़ ऑफ देयर परफॉर्मेंस। हारिस की अगर केस इन पॉइंट, इतवार वाले मैच में हारिस वाज द वन हु डिड रियली वेल। सो या आखिर में उसने बिल्कुल एंडिंग में ही जाके मामला संभाल लिया। वेलकम बैक। अच्छा जी, बात अभी हम करेंगे सोशल मीडिया पर जाली खबरों के फैलाव और उसके खौफनाक असरात पर। एक्चुअली हम पहले भी काफ़ी बात करते आए हैं, लेकिन अब आलमी इदारे भी कह रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन का ये तूफ़ान दुनिया को नए बहरान से दो चार कर सकता है। वो किस तरह? वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 के मुताबिक मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत इतलात आने वाले चंद बरसों में आलमी बहरान की वजह बन सकती है। मतलब दिस होल थिंग कैन लीड टू समथिंग मच बिगर। और रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, बरतानिया और अमेरिका में चूंकि इलेक्शंस होने वाले हैं तो रिपोर्ट में ख़बरदार किया गया है कि अगर झूठी और बेबुनियाद मालूमात इसी तरह फैलती रहीं तो इन मुल्कों की नौमुंतखब हुकूमतें जो हैं उनकी कानूनी पोजीशन को भी कमज़ोर होने के खदशात, क्योंकि परसेप्शन बनता है ना। मतलब अगर परसेप्शन पहले से ये बन जाएगा कि ये नतीजा खेज इंतखाबात जो हो रहे हैं, इनका नतीजा जो भी आए ये हमें मानना नहीं है, या ये तो धांधली के जरिए आ रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन से नतीजा जो है वो मैनिपुलेट किया जाए, या इवन एक परसेप्शन बना दी जाए जिसकी वजह से इस प्रोसेस से आवाम का एतमाद उठ जाए, तो फिर स्टेबिलिटी नहीं आती है मुल्कों में। सो यस, ये हमारी मौशी सूरत हाल और दीगर ममालिक की मौशी सूरत हाल पर भी असरअंदाज हो सकता है। स्टेबिलिटी का तो बड़ा सा सवालिया निशान हमें अभी से नज़र आ ही रहा है। सीनियर सहाफ़ी अंबर शमसी हमें ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम कराची। अंबर, मतलब बहुत अरसे से हम आपसे भी बात करते रहे हैं, दुनिया भी इस पर गौर व खौस कर रही है, लेकिन पर्टिकुलरली दुनिया के बहुत से मुल्कों में ये इलेक्शन ईयर है। इससे पहले हमने अमरीकी सदारती इंतखाबात पर भी देखा, ख़बरें, असरअंदाज होने के वाक़यात, रिपोर्ट्स, ये सब डिस्कशन हुई। क्या हो सकता है पर्टिकुलरली अगर अपनी हम बात करें पाकिस्तानी इंतखाबात और इसके सिनेरियो को लेकर? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। और ये जो मौजू है ये बहुत अहम भी है और इस पे मैंने और मेरे सेंटर ने बहुत तहकीक भी की है। देखिए, जिस खतरात का जिक्र किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में, वो देखिए कि वो कुछ एक्सपर्ट से बात करते हैं जिनका ख्याल है कि अगले 2 साल में
डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, गलत खबरें, झूठी खबरें और ख़ास तौर पर AI के ज़रिए जो झूठी खबरें या मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स चलाई जाती हैं, वो मज़ीद जमहूरियत को उसको अदम इस्तेहकाम फराहम कर सकती हैं। और इन एक्शन भी एक तरीके से मैंने भी देखा, क्योंकि गुज़िश्ता 2 माह में हमने कोई 13 यूनिवर्सिटीज़ पूरे मुल्क भर में हमने डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग्स करवाई, और उससे मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि किस तरीके से हम एक कंपोनेंट करते हैं जिसमें हम AI के हवाले से ना सिर्फ बताते हैं लेकिन पूछते भी हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि ये गलत है या सही है। और मैं बता सकती हूँ कि बहुत ऐसे तालिबे इल्म भी हैं जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनको जब सिखाने के बावजूद उनका एक सवाल होता था, तो इसमें हर्ज क्या है? अब इस सवाल से मैं बहुत परेशान हुई ऑनेस्टली, क्योंकि इससे ये जाहिर होता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं, जो जैसे लोग हैं जिनको हक़ाइक़, सच्चाई और जो एक फिक्टिशियस रियलिटी क्रिएट की जाती है AI के ज़रिए, उसमें कोई फ़र्क या तो नज़र नहीं आता या फ़र्क वो देखना नहीं चाहते। और यही ख़तरा है कि अगर आप लोगों को इसके ख़तरात के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि इम्पैक्ट के बारे में लोग नहीं समझते, वो समझते हैं कि हम अपनी सियासी राय का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हक़ाइक़ को, सच्चाई को मस्क करके पेश कर रही हैं, उसको मज़ीद शेयर कर रहे हैं। उससे यही होता है कि आपको किसके ज़रिए नज़र आता है आपको। अच्छा अंबर, ज़्यादा अलार्मिंग बात ये है कि आप अपनी कॉन्वर्सेशन विद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बता रही हैं और उनका कई का उनमें से ये कहना है कि इसमें हर्ज क्या है। नाउ दैट इज़ अलार्मिंग। लेकिन अगर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे देखें या फिर चलें पाकिस्तान के इलेक्शन के सीज़न की वजह से देख लें, तो उसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे शायद जिनको ये भी ना पता हो कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। यहाँ तो स्टूडेंट्स वगैरह आर स्टिल एक्सपोज टू द आइडिया कि मिस इन्फॉर्मेशन कोई चीज़ है। Otherwise, there might be people who will base their decisions, let's suppose their votes, on information which might be totally baseless. इसको कैसे क्लियर किया जाए? इसको ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी की भी और वैसे भी एज शहरी ऑफ दिस कंट्री कंसर्न होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन आए हमारे पास, जिसके बेसिस पे हम फैसला करें, वो एक्यूरेट हो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली हुमा। देखिए, इलेक्शंस में किस तरीके की जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, गलत खबरें फैलाई जाती हैं, उसमें आपकी वोटर सप्रेशन का एक मकसद आ जाता है कि आप ये बताते हैं कि इस फलां पोलिंग स्टेशन में तशद्दुद हुआ, या यहाँ रिगिंग चल रही है, या यहाँ ये हो रहा है। तो आप मायूसी भी फैलाते हैं, आप और वोटर सप्रेस भी होते हैं, यानी कि अगर वो तशद्दुद का उनको पता हो शायद वो ना जाए, अगर टाइमिंग का ना पता हो वो शायद ना जाए। ऐसे बहुत सारे छोटे वाक़यात हुए। और देखिए, हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये ज़ाहिर है एक बहुत हाई स्टेक्स 2024 का जो इंतखाब है, बहुत हाई स्टेक्स हैं, और इसमें हमने पोलराइजेशन तो 2018 से देखी है। 2024 में वो जो एक गल्फ था वो और ज़्यादा ब्रॉड भी हो गया है और नफ़रतें ज़्यादा फैल गई हैं। ऊपर से एक और स्टेटिस्टिक मैं आपको बता सकती हूँ कि देखें 2018 में जितने आपके ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूज़र्स थे, क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन ज़्यादातर सोशल मीडिया के ज़रिए ही फैलती है, राइट? तो हमने डबल द नंबर ऑफ सोशल मीडिया यूज़र्स 5 साल में देखे हैं। ज़ाहिर है, और टिकटॉक एक बहुत मेजर की फैक्टर बन चुका है, जो 2018 में शायद उतना मकबूल नहीं था इंतखाबात में, लेकिन अब बहुत सारी नौजवान अपनी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन टिकटॉक से ही ले रहा होता है। दिस इज़ ग्लोबल, दिस इज़ नॉट जस्ट पाकिस्तान। हम अपनी वैसे ही लिटरेसी की क्या बात करें, डिजिटल लिटरेसी तो बहुत हमारा फार फ्लंग गोल है। अब ये बता दें, इसमें ज़िम्मेदारी किसकी होती है? आप चंद यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, डिजिटल लिटरेसी के हवाले से कुछ बातें करते हैं, वर्कशॉप करते हैं। ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो आई वुड से कि जर्नलिस्ट्स की होती है, इन्वेस्टिगेटिव प्लेटफॉर्म्स और फोरम्स की होती है कि वो जो भी ऐसी खबरें हैं उनको उनका पोस्टमार्टम करके उनके बारे में हक़ाइक़ आवाम तक पहुंचाएं, और साथ साथ डिजिटल लिटरेसी तो चलती रहे। अब्दुल्ला, मैं कहूँगी कि मैं कहूँगी सहाफ़ियों की बिल्कुल जिम्मेदारी होती है, लेकिन देखिए, सहाफ़ियों के पास वसाइल शायद वो नहीं है, वक्त नहीं है, इलेक्शन कवरेज में मसरूफ़ होते हैं। आपके इलेक्शन सेल्स होते हैं, जियो के भी होते हैं। दूसरा ये कि बट एट द सेम टाइम हमारे फैक्ट चेकिंग सेल्स भी साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। बहुत ज़बरदस्त फैक्ट चेकिंग सेल भी है, लेकिन अभी तक इन फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की कोशिशों के बारे में लोगों को इतनी मालूमात उनको नहीं है।
तो एक तो हमें अवेयरनेस रेज करनी है कि आपने अपने आप को डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन से कैसे महफूज करना है, वो डिजिटल लिटरेसी कैंपेन्स के थ्रू ही होता है। उसके साथ साथ जिम्मेदारी कुछ हद तक मैं कहूँगी कि मीडिया इदारों की भी है, लेकिन ज़ाहिर हुकूमत की भी होती है, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी आपको स्कूल से पढ़ाना शुरू करना होता है। फिर आखिर में मैं कहूँगी अगर ये एक ज़ाहिर कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है, और इसमें मैं कहूँगी कि आगाही कैंपेन्स का बहुत बड़ी वेरी क्विकली जल्दी से बता दें। निकले जी बिल्कुल, इसको हम कंप्लीट कर लें। ये ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है, और चूंकि इलेक्शन ईयर सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, बहुत से और भी मुल्क हैं। कोई कलेक्टिवली कोई बात हो रही है इस पे कि सारे मिलके इसको काउंटर करने के लिए कुछ आइडियाज, कुछ प्रैक्टिसेस जो बाकी मुल्क भी कर रहे हैं और पाकिस्तान भी कर सकता है? जी बिल्कुल, बहुत प्रैक्टिसेस हुए। हमने अमेरिका में देखा कि एक डिसइंफॉर्मेशन या फैक्ट चेकिंग सेल बहुत सारे मीडिया इदारों ने मिलकर कायम किया था 2020 के इंतखाब में, और इसी तरीके से मेरा सेंटर कोशिश कर रहा है कि मीडिया इदारों को साथ मिलकर फैक्ट चेकिंग को ज़्यादा आम करे, उसके साथ डिजिटल लिटरेसी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए। और ये जो अमेरिका का भी तजर्बा है उससे ये नज़र आया, स्टैनफोर्ड की एक रिपोर्ट थी, उसमें ये कहा गया था कि लोग फिर मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन पे कम क्लिक कर रहे थे कोशिशों के बाद, और कम शेयर कर रहे थे। सो आई थिंक दैट देयर इज होप, एंड आई थिंक कि ये इंतखाब जो है हमारे लिए भी एक, मेरे ख्याल में मीडिया इदारों के लिए और मेरे जैसे मीडिया डेवलपमेंट इदारों के लिए एक टेस्ट केस भी है कि किस तरीके से हम कोलैबोरेट भी कर सकते हैं और ज़्यादा डिजिटल लिटरेसी अवेयरनेस फैला सकते हैं। अंबर, थैंक यू वेरी मच। बहुत लंबी बात हो सकती है, और दुनिया में ज़ाहिर इस पे तहकीक हो रही है। अभी जो मैं 3 हफ्ते के लिए अमेरिका गया था, एक्चुअली यही सिर्फ बात हुई। दिस इज द टॉपिक। लेकिन फिर एंड में बात ये आ जाती है कि जब आप सच बता भी दें किसी को तो क्या वो मानेंगे या नहीं, क्योंकि ये एक चॉइस की बात आ जाती है। और आई एम सॉरी, लेकिन हमने ये भी देखा है कि सामने सच रख भी दो तो जरूरी है, ऑफ कोर्स, लेकिन सामने सच रख भी दो तो जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने नहीं मानना, ऐसा भी हमने होते हुए देखा है। लेकिन हकाइक बताने से फर्क पड़ता है और लोगों को समझ में आती है बात। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हाँ, लेकिन अभी रख लें। हाँ। ये इनको नहीं मिला। अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे बड़े एक बल्लेबाज हैं जिनको हम भी प्यार से कभी कभी वही कह देते हैं जिस पे वो नाला हो गए, नाराज हो गए। मैं नहीं कहती ऐसी बातें, ठीक है, लेकिन भाई तमाशाई से उनकी कुछ बहस सी हो गई और गुस्सा आ गया। और इफ्तिखार को चाचू लोग कहते हैं, अब प्यार से कहते हैं, तंजिया कहते हैं, मुझे नहीं पता। वैसे चाचू एक प्यार भरा लफ्ज़ ही है। तमाशाई से वो उलझ पड़े और तमाशाई भी आगे से जवाबन उलझ पड़ा। मेरा ख्याल है कि तमाशाई को भी थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए था, इतनी अटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। और शायद इफ्तिखार को ही इज लाइक यू नो वर्ल्ड क्लास प्लेयर, उनको शायद इस बात में नहीं। और तमाशाई भी आगे से बहस कर रहा है, यार अगर बुरी लगी है तो अपॉलॉजी कर लो उसको। बात कितने किस किस्म के हम लोग फैंस हैं वैसे। anyway, बात ये करनी। वेलकम बैक जी। एक फैसला आया हफ्ते की रात को जिससे सर्टनली पीटीआई के सपोर्टर्स वोटर्स तो मायूस हैं ही, लेकिन ओवरऑल इस फैसले के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के। और लोग सवाल उठा रहे हैं कि चलिए कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कराने के, लेकिन ऐसे में प्रॉब्ली फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड द वोटर्स को फौकियत दी जा सकती थी। तो बात तो आपको समझ आ गई है कि हम क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी जमात बतौर जमात इलेक्शन का हिस्सा नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के लाखों सपोर्टर्स और वोटर्स मायूस तो होंगे, लेकिन इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी पार्टी क़यादत के अलावा किसी पर नहीं डाली जा सकती। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जैसी फॉर्मेलिटी भी ठीक से ना अदा कर पाए और अपने वर्कर्स और उम्मीदवारों के साथ सख्त ज़्यादती की है। एक्चुअली मानी पीटीआई ने जिन बड़े बड़े वकीलों पर ऑब्वियसली उनका इन्हिसार था, वो भी इत्मीनान पर पूरे ना उतर सके। वो तो उस दिन की कार्रवाई में ही पूरा एक्सपोज हो गया था मामला कि पीटीआई अपना केस लिटरली हार रही है। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की तवील और तफसीली समाअत के बाद हफ्ते की रात 11:30 बजे फैसला सुनाया। ये कार्रवाई टीवी पर बराह रास्त दिखाई गई। टीवी पे देख के आपको सेंस मिल सकती थी कि ये लोग कितने
तैयार हैं और कितने नहीं हैं, जो कि सवालात से जरा ओवरवेल्म हो गए थे क्योंकि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। दे वर नॉट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात को मुस्तरद करने का फैसला दुरुस्त था। यूं पीटीआई बतौर जमात बल्ले समेत किसी भी इंतखाबी निशान की हकदार नहीं है। सब उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे और मिल रहे हैं, और बड़े ही डिफरेंट किस्म के सिंबल्स अब सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वो भी एक क्वेश्चन मार्क है, ये सिंबल्स किसने बनाए, इससे कुछ बेहतर भी हो सकते थे। बहुत ही अजीब है। ठीक है। सो समाअत देखने में तासुर आम नजर आ रहा था कि तहरीक इंसाफ के वकला तकनीकी सवालात का तसल्ली बख्श जवाब देना तो दरकिनार, आम रूटीन के नौयत के सवालात के जवाबात भी नहीं दे पा रहे थे। वैसे मैं कहता हूँ कि जो बराह रास्त नशर होना मामला शुरू हुए हैं, इनमें वो वकील जो दिहाइयों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और लिटरली उनका तूती बोलता था या हमें तो चले मौका नहीं मिला उनकी इस तरह से उनके आर्ग्यूमेंट्स कभी सुनने का, मतलब बड़ी कुछ हैरानी भी हो रही है, कुछ मायूसी भी हो रही है कि मैं आपको बताऊं हैरानी ज्यादा है, बिकॉज जिस लेवल पे आप पहुंच के जहां आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनका अदरवाइज वकालत में भी बहुत बड़ा नाम है, जाहिर है, तो तवक्को यही होती है कि आपकी काफी प्रिपरेशन होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आया। इनफैक्ट आपको बताएं कि डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो भी कुछ इनकम्प्लीट सी ही नजर आ रही थी कि इट वाज नॉट प्रॉपर और बहुत कुछ मिसिंग नजर आया और अदालत सबूत मांगती रही और वकला इधर उधर देखते रहे, विच वाज एम्बैरेसिंग टू इवन वॉच। तहरीक इंसाफ और बार-बार मांगती रही। हाँ, और ये मानते भी हैं कि कुछ कमियां हैं और कोताहियां रह गई होंगी, लेकिन सजा जुर्म से ज्यादा है, ये उनका कहना है। किसी सियासी जमात की इंटरनल इलेक्शंस में कोई कमी बेशी रह गई, ये मैंने सोच किया था कि इस चीज को जो है आपने देखना है चीज को प्रोपोर्शनैलिटी से, कि एक अगर कोई कमी है और उसके बरक्स उसके नतीजे में कितना ज्यादा नुकसान, कौमी नुकसान होने जा रहा लोग हमारे शहरियों के बुनियादी हक का, तो इसको आपने बैलेंस करना है। अगर छोटी मोटी इसमें है तो उसको नजरअंदाज किया जाए। देखिए सबूत जो अवेलेबल थे वो दे दिए। दूसरी बात यह है कि कमी कोताहियां हो सकती हैं, लेकिन एक पार्टी को इतनी बड़ी और उसके साथ मुल्क को इतनी बड़ी सजा नहीं दी जा सकती है, उसके लिए आप जुर्माना कर सकते हैं। ये है अच्छा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है ना, वो बहरहाल इसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत की ही गलती ही देख रहे हैं और वो कुछ नहीं देख रहे, उनको भी सुनना। अगर बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं मिला तो इसका जिम्मेदार ना इलेक्शन कमीशन है, इसकी जिम्मेदार ना सुप्रीम कोर्ट है, इसकी जिम्मेदारी उस नालायकी, नाअहली और जिद के ऊपर है कि जो पीटीआई की क़यादत ने 2021 से जिसका इजहार किया। इलेक्शन कमीशन ने 2021 से पीटीआई को कहा कि आप अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करें और पीटीआई जो है उसे नज़रअंदाज करती रही। अगर कोई शख्स, कोई लीडर, कोई जमात ये कहे कि हम आइन से, कानून से, ज़ाब्तों से बड़े हैं, पाकिस्तान की दीगर जमातों पे ज़ाब्ते लागू होंगे, हम किसी ज़ाब्ते को जवाबदेह नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसमें फिर कसूर खुद उन्हीं का है, किसी और का नहीं है। उधर पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने बल्ला छिन जाने के फैसले के मेरिट डिमेरिट पर तो बात नहीं की, लेकिन चाहते ये हैं कि जो वोट बल्ले को मिलने थे अब तीर को मिले। अब तो 2 जमात रह चुके हैं, 2 जमात इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो दूसरा ये मुस्लिम लीग है। बल्ला नहीं रहा, शेर और तीर का मुकाबला होगा, शेर और तीर का मुकाबला होगा और शेर का शिकार के लिए तीर इस्तेमाल किया जाता है। ये किस किस्म का शेर है? ये तो अपने घर में छुपते हैं। ये किस किस्म का शिकार है कि शेर जो है वो घर में छुपा रहे जब तक उनका मुखालिफ का कोई और बंदोबस्त ना करे। ये इस किस्म का मुकाबला ये बुज़दिलों का किरदार होता है। मैं तो लाहौर से भी इलेक्शन लड़ रहा हूं, उनका इंशाअल्लाह ताला मैं उनके घर में घुस के उनको मारूंगा।
अच्छा जी, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो आपने सुन लिया और वो अपनी जगह, लेकिन अच्छी बात ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ हथियार नहीं डाल रही, बॉयकॉट की तरफ नहीं जा रही और किसी उम्मीदवार को चैनक और किसी को बोतल, किसी को बैंगन, किसी को जूता, मतलब काफ़ी वो एक बहुत ही लंबी फहरिस्त है। इसके बावजूद जो है पार्टी एक वेब पोर्टल के ज़रिए अपने तमाम उम्मीदवारों की प्रमोशन करेगी और वोटर को अपने उम्मीदवारों के बारे में आगाह किया जाएगा। तो ये उनका प्लान है, प्लान बी आप समझ लें। और आज़ाद हैसियत में बाय द वे इलेक्शन लड़ेंगे, बहुत से सवालात इसके असरात बहुत दूर रस हो सकते हैं। आपको पता ही है कि जब इंतखाबात अगर इनमें से कोई जीत भी जाए, जो आई एम श्योर सर्टनली कुछ ना कुछ तो कोई सीट निकालेगा ही, वो उसके बाद चूँकि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़कर जीत कर आए होंगे और उनको वैसे PTI का वोट ही पड़ा होगा, वो इसी एफिलिएशन के साथ मैदान में उतरे हैं कि वो PTI के कैंडिडेट हैं, लेकिन उनकी ऑफिशियल हैसियत आज़ाद होगी, तो उसके बाद he or she is free to go anywhere, as in वो हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा, कोई एक बहुत बड़ी बात हैं, अब्दुल्ला ये कि मखसूस नशिस्तें जो होती हैं अक़लियतों की, ख़वातीन की, वो इनको नहीं मिल पाएंगी। सो दैट इज समथिंग दे आर गोइंग टू मिस। दैट इज अनदर सेटबैक फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस पे हम बात करते हैं। शहजाद इकबाल हफ्ते के रोज़ इस सारे सिनेरियो को कवर करते रहे और हम देख ही रहे थे लाइव TV पे, सभी को इंतज़ार था। शुक्रिया शहजाद, आपने हमें ज्वाइन किया। शहजाद, इसमें तो दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ हो या कोई भी जमात, इंटर पार्टी इंतखाबात एक फॉर्मेलिटी होती है, कोई भी ठीक से नहीं करा पाता है। अब तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फैसला आया है, तनकीद तो इस पे हो रही है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी भी उसके कानूनी तकाजे चले ना कर पाना, पेपर वर्क पूरा ना होना, ये भी एक हकीकत है। अब इस वक्त पार्टी जिस हालत में है, तहरीक इंसाफ की कानूनी और पार्टी की इंतज़ामी क़यादत को किस हद तक जिम्मेदार समझते हैं यहाँ तक पहुँचाने में आप? जी बिल्कुल, जिम्मेदारी आती है कानूनी टीम पे। इनफैक्ट इस वक्त तो सियासी से ज़्यादा कानूनी लोग हैं, तो उनको ये मेक श्योर करना चाहिए था कि जब ECP एक मरतबा उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करा दे चुका है तो उनकी तैयारी पूरी होनी चाहिए थी। और ये सवाल बार बार हम भी उनके रहनुमाओं से कर रहे थे। और यहाँ पे आपने देखा कि समाअत के दौरान कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, नॉमिनेशन पेपर्स अगर हैं तो क्या फ़ीस जमा करवाई गई, अगर आप कहते हैं अकबर बाबा साहब आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है तो फिर पेपर्स के जरिए, डॉक्यूमेंट्स के जरिए साबित करें। तो यहाँ पे कमजोरियाँ नजर आई और तहरीक इंसाफ इस पूरे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी। लेकिन अब बुनियादी सवाल यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, क्या जो सजा दी गई है तहरीक इंसाफ को, क्या वो पार्टी बतौर पार्टी हिस्सा नहीं ले सकेंगे, वो प्रोपोर्शनेट है और क्या आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं है? ये वो दिलचस्प सवाल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की एक राय है, लेकिन बाकी इसके अलावा जितने भी क्रेडिबल माहिर कानून है उनकी राय इससे मुख्तलिफ है। एक तो वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कानून है वो इतना वाजे नहीं है, सेक्शन 215 कि ECP को ये मुकम्मल इख्तियार हो कि वो स्क्रूटनाइज भी करें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और फिर उसके नतीजे में अगर उनको वो मुतमईन नहीं है तो वो सिंबल भी पार्टी से ले ले। तो एक तो ये राय है कानूनी माहिरीन की कि ये कानून इतना वाज़ेह नहीं है, और दूसरा वो सब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट में अगर ये कानून जो है उससे बहुत ज़्यादा तरजीह आपको देनी चाहिए आईने पाकिस्तान को, जिसमें आर्टिकल 17(2) ये कहता है कि बुनियादी हक है आपका कि आप पार्टी बनाएं और पार्टी के ज़रिए आप इलेक्शन में जाएं और लोग उस पार्टी के लिए वोट करें। और ना सिर्फ आइन बल्कि 1988 में जो बेनज़ीर भुट्टो का केस था उसका भी हवाला इस प्रोसीडिंग्स में भी दिया गया, दूसरे कानूनदान भी इसका दे रहे हैं कि वहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था कि जो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट है वो तरजीह नहीं रखता आईने पाकिस्तान पर। तो इस हवाले से देखा जा रहा है कि ठीक है, तहरीक इंसाफ की खामियां ज़रूर थी, बेज़ाब्तगियाँ थी, इरेगुलरिटीज़ थी, लेकिन जो सज़ा दी गई है वो प्रोपोर्शनेट नहीं है, वो उससे बहुत ज़्यादा है जो कि शायद देनी चाहिए थी। अच्छा शहजाद, ये भी बताइएगा कि इस फैसले के बाद एक आम ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के हुकूमत साजी के चांसेस जो हैं वो अब ना होने के बराबर हैं, और बिलावल तो साफ कह रहे हैं कि इंतखाबी जंग सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की ही रह गई है। तो आपको भी यही लग रहा है कि PTI इफेक्टिवली आउट हो गई है इसमें से? जी बिल्कुल, देखें जो सिंबल की रेस थी, यानी कि बड़ी पार्टीज कौन कौन सी हैं, तो अब वो तो दो ही रह गई हैं। पहले तीन थी, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग। अब PTI का निशान नहीं है तो वो बतौर पार्टी तो इलेक्शन में जाएंगे नहीं, तो अब एक तीर रह गया है और एक शेर रह गया है, तो मुकाबला तो इन्हीं दो पार्टीज के दरमियान होगा। तहरीक इंसाफ के लिए अब भी आगे काफ़ी दुश्वारियाँ होंगी। लेट्स सपोज उनके अगर कुछ MNAs मुंतखब होकर आते हैं, वो आज़ाद हैसियत में आते हैं, तो फिर 3 दिन में उनको ये फैसला करना होगा कि क्या वो आज़ाद ही रहेंगे या वो किसी पार्टी में शामिल होंगे।
और ये वो टाइम होगा जब बहुत ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग देखने में आ सकती है, और जो नजरियाती लोग नहीं होंगे वो शायद सोचेंगे कि हम मुंतखब तो हो गए हैं, अब हम किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो बहुत सारे आज़ाद जो जीतेंगे लोग वो टूट के पार्टीज में भी जा सकते हैं, और अगर वो बाकी जो रह भी जाते हैं आज़ाद हैसियत में, उनको फिर रिजर्व सीट नहीं मिलेंगी अपने कोटा के मुताबिक, क्योंकि रिजर्व सीट्स आपको उसी वक्त मिलती हैं जब आप एक पार्टी की सूरत में होते हैं। तो फिर तहरीक इंसाफ के पास एक ये ऑप्शन बचेगा अब कि जो आज़ाद जीतेंगे वो कोई छोटी पार्टी ज्वाइन कर लें जिसके 1 या 2 MNAs हो या MPs हो, और अपने लोगों को वहां भेज दें ताकि जो रिजर्व सीट्स है वो उस पार्टी के जरिए उनको हासिल हो सके। लेकिन ऑब्वियसली उसकी भी एक कॉस्ट है कि इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए होंगे, है वो तहरीक इंसाफ के, लेकिन बैठे हुए वो किसी XYZ पार्टी में होंगे। तो ये शायद अब उनको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से नहीं सोचा है। अभी तो उनकी जो टेंशन है वो ये है कि कैसे अपने हलकों में लोगों को बताना है कि कौन सा उम्मीदवार तहरीक इंसाफ का है, उसका निशान क्या है। और दुश्वारियां उस वक्त बढ़ सकती हैं अगर एक हलके से 2 आज़ाद उम्मीदवार इमरान खान की तस्वीर अपने बैनर पर लगा ले और दोनों ये दावा करें कि हम असल में जो है PTI के उम्मीदवार हैं, तो फिर मेरे ख्याल से उस हलके की जो आवाम होगी, जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा, वो बड़ा परेशान हो जाएगा। ट्रू, बहुत शुक्रिया आपका शहजाद इकबाल। अच्छा, जो एक चीज़ हो रही है फॉर श्योर उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और हम बात कर रहे हैं मैराथन्स की। अब आपको जल्दी से ज़रा बैकड्रॉप में ले जाएं कि मैराथन रनिंग जो है ना वो दुनिया भर में एक खेल के तौर पर ही नहीं बल्कि एक मुस्बत फिजिकल एक्टिविटी के तौर पर भी देखी जाती है। और कितने मैराथन्स की हम बात कर चुके हैं, लंदन, बॉस्टन, बर्लिन, इस्तांबुल जैसे बड़े शहरों में हर साल एक ऐसा बड़ा इवेंट होता है जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो शरीक होते हैं, और ना सिर्फ उन मुल्कों के, उन शहरों के, बल्कि दुनिया से ट्रैवल करते हैं और उन मैराथन्स का हिस्सा बनते हैं। पाकिस्तान में भी ये रुझान जो है वो बढ़ रहा है, बल्कि कराची मैराथन जो है वो शहर के कैलेंडर का एक बहुत बड़ा इवेंट बनेगा आज के बाद से, इसके बाद से, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट सर्टिफाइड मैराथन होते रही है, बट दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सर्टिफाइड मैराथन इन कराची जो कि होने जा रही है 28 जनवरी को। और आपने शायद कराची टेक फेस्टिवल हो रहा था, उसमें एक स्टॉल भी देखा होगा, उसमें लोगों ने रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कराई है। क्या भी आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं, इसका क्या तरीक़ाकार है? तो इसके जो करता धरता हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। 2 मेहमानों को हमने दावत दी है। शोएब निज़ामी हमारे साथ हैं जो CEO हैं स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान एंड ऑर्गेनाइजर भी हैं कराची मैराथन 2024 के, और हमारे अपने मोहम्मद जुनेद जो कि हमारे सीनियर एंकर तो हैं ही, लेकिन साथ साथ फिनिशर हैं ऑफ द 4 वर्ल्ड मेजर मैराथन्स इंक्लूडिंग बॉस्टन मैराथन इन 2023। जुनेद भागते ही रहे हैं, आप समझेंगे पूरी दुनिया उन्होंने भाग ली है। जुनेद, आप तो हमारे दोस्त ही हैं, प्लीज लेट अस स्टार्ट विद शोएब हाउएवर, क्योंकि वो पहली बार हमारे शो पे हैं। बिल्कुल। शोएब निज़ामी, क्या हाल है आपका? सबसे पहले तो ये बता दें कि ये इतनी पॉपुलैरिटी हमेशा से थी मैराथन्स की और पाकिस्तान को अब पता चल रहा है, या फिर किस तरह इसको डिस्क्राइब करेंगे? मुझे लग रहा है जुनेद जब से आए ना जरा ज्यादा पॉपुलर हो गया। ये भी हो सकता है, बिल्कुल जुनेद की कंट्रीब्यूशन है। जी शोएब। थैंक यू उमा, थैंक यू। हम लोग एक्चुअली कराची मैराथन जो है इस साल 28 जनवरी को है, तो पॉपुलैरिटी जो है पिछले 8-10 साल में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, और लास्ट ईयर जिस तरह हम काफ़ी लोग गए हुए थे इंटरनेशनल मैराथन्स में भी, जैसे बर्लिन, शिकागो, लंदन और टोक्यो मैराथन में काफ़ी पाकिस्तानीज़ ने पार्टिसिपेट किया, तो उसकी वजह से काफ़ी रुझान पाकिस्तान में भी उसका बढ़ना शुरू हुआ है। तो पाकिस्तान में से पहले भी काफ़ी मैराथन्स होते रही हैं, लेकिन क्योंकि कि लास्ट 20-25 साल में पाकिस्तान में जो सिचुएशन थी सिक्योरिटी की और बाकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो थी, उसकी वजह से इतने मास इवेंट्स होते नहीं थे, जिसे मास पार्टिसिपेशन इवेंट कहते हैं। तो इसलिए हम तकरीबन 20-25 साल अभी रिलेटिवली थोड़ा पीछे रह गए हैं। तो लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन पिछले 5-10 साल में काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई है, तो अब उसकी वजह से वापस लोगों का रुझान जो है साइकिलिंग और रनिंग की तरफ वापस आना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, कोविड में भी हमने एकदम से लोगों को सड़कों पे साइकिल और चलाते हुए और सड़कों पे भागते हुए देखा था। लेकिन ये मैं जुनेद से पूछना चाहती हूँ। जुनेद, माशाल्लाह आपने अब इतने मैराथन्स जो है वो विन किए हैं, बहुत से बाय द वे मेडल्स भी हमारे पास पड़े हुए हैं। सो इफ़ यू वर टू, जो लोग देख रहे हैं, एंड इफ़ यू वांट टू विन अ मेडल, तो आप डेफिनेटली कराची मैराथन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन जुनेद, वादा ये किया गया है कि बहुत खूबसूरत होगा। ये एक और ब्यूटीफुल देखें, मैं अब्दुल्ला आपके पास भी तो है क्या, जल्दी से दिखा देना कि कितने मेडल्स हैं। रन पाकिस्तान और ये कराची सिर्फ में ही कुछ और दौड़ें भी होती रही हैं। हाउ इज दिस डिफरेंट एज इन दिस मैराथन? लेकिन जुनेद, एट द एंड ऑफ द डे ये होती तो एक आपकी पर्सनल अचीवमेंट ही है ना, क्योंकि अगर इसको देखा जाए
तो ये मतलब इट्स अ फेदर इन योर कैप कि आपने दुनिया की कितनी मैराथन्स जो हैं उनमें पार्टिसिपेट भी किया और कंप्लीट भी किया उनको, तो है तो ये पर्सनल अचीवमेंट की ही बात। जी हुमा अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। आपकी भी काविश इसमें शामिल है और जियो सुपर जो पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल है उसकी भी काविश शामिल है। आपने चूँकि साइकिलिंग का जिक्र किया अब्दुल्ला, तो शुएब को बड़ा एक लगाव है स्पोर्ट्स के साथ, और इससे पहले जो साइकिलिंग का कल्चर है कराची में, ख़ास तौर पर लाहौर में, उसको यहाँ पर मुतारिफ़ करवाने में भी इनका बहुत बड़ा किरदार है। ये बात सही है कि कोविड के बाद लोगों को ज़्यादा इससे मुतालिक मालूमात मिली, चूँकि खुल के दुनिया के बड़े इदारों ने इस बारे में तहकीक शाया की। बरतानवी नशरियाती इदारे ने वाज़े तौर पर लिखा, मुहावरतन ही लिखा था, लेकिन लिखा कि जो सुस्त हैं वो पहले शिकार हो जाएंगे बीमारियों का। तो उसका मतलब ये था कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, एक्टिव नहीं हैं, उनको ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं जब दुनिया में इतनी ज़्यादा सेहत के मसाइल पैदा होंगे। तो सबको अंदाज़ा हुआ कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स चूज़ करनी है, चाहे वो साइकिलिंग हो, रनिंग हो, जिम करना हो। आप दोनों फिटनेस को बहुत समझते हैं, आप खुद जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसकी अहमियत को समझते हैं। तो ये मैसेज है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि हमारा नंबर डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स होने में नहीं होना चाहिए, हार्ट के मरीज़ों में सबसे ज़्यादा नाम हमारा नहीं होना चाहिए, कैंसर जी कैंसर के केसेस में नहीं होना चाहिए, बल्कि स्पोर्ट्स और फिटनेस और हेल्थ में भी नाम हमारा होना चाहिए। तो वो कल्चर अब बदल रहा है, और इसलिए बदलने के सबूत ये हैं कि 10 से ज़्यादा लोग कभी भी नहीं हुए थे किसी इंटरनेशनल मैराथन में जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हों। उमर अब्दुल्ला, तो बर्लिन में 2023 की सितंबर मैराथन में 65 से ज़्यादा पाकिस्तानी थे। तो वो इसीलिए कल्चर बदला है कि लोगों को इसकी अहमियत का अंदाज़ा है। सब लोग मैराथन नहीं भागते, अब कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, कुछ जिम जाते हैं, कुछ गोल्फ खेलते हैं, कुछ साइकिलिंग करते हैं, बहुत सी स्पोर्ट्स हैं। पर रनिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर स्पोर्ट्स का हिस्सा है। जो फुटबॉलर है उसकी भी ट्रेनिंग में रनिंग शामिल है, जो क्रिकेटर है उसकी भी ट्रेनिंग में जिम जाना और रनिंग शामिल है। तो रनिंग एक लाइफस्टाइल है। एंड वुड इट बी राइट टू से, जुनैद एंड शोएब, बोथ ऑफ यू, कि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट या कमिटमेंट आम लोगों का ज्वाइन करना इतनी ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि यू बिकम अ पार्ट ऑफ द मैराथन, देयर इज़ नो प्रेशर कि आपको कंप्लीट भी करनी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक आदत के लिए ये बड़ा सीरियस काम है। वैसे हुमा, आपको अगर अपने दुनिया में एक्चुअली मैराथन भागना है तो आपको महीनों पहले इसकी ट्रेनिंग कर शुरू करनी पड़ती है। हम आपसे बहुत बार बात कर चुके हैं, वी डू रियलाइज, लेकिन अभी तो हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं ना टू बी अ पार्ट ऑफ कराची मैराथन। शोएब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं मुख्तसर कहना चाहूँगा ये सबके लिए है, ये आपके लिए भी है, बिल्कुल बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए होती है मैराथन। वो टॉप फिनिशर्स भी होते हैं जो 2 से 2.5 घंटे में खत्म करते हैं, 3 घंटे में। वो तो एक और लेवल ऑफ कमिटमेंट वो लोग भी हैं जो देखें, लंदन मैराथन में एक ऐसे भी शख्स थे जो कि हादसे के बाद बिस्तर पे पड़े रहे कई महीने तक और चल फिर भी नहीं सकते थे। जब वो सेहतयाब हुए और वापस आए तो उन्होंने मैराथन भागने का फैसला किया। उन्होंने गालिबन 7 घंटे से भी ज़्यादा में लंदन मैराथन फिनिश की। तो उनको ऑनर किया गया उनकी इस कमिटमेंट को कि उन्होंने अपनी हादसे के बाद वापस आके अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए कोशिश की। तो ये सबके लिए है, शोएब बता सकते हैं, ये इवेंट है ये बच्चों के लिए भी है, बहुत सारे फंड रेजिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। कोई पॉइंट आपने दुनिया के सामने रखना हो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। सो जैसे कि अभी आपने लंदन मैराथन के एक रनर की बात की, शोएब एक तो ये बता दीजिए कि अभी शुरू करने से पहले आप बता रहे थे दिस इज गोइंग टू द फर्स्ट सर्टिफाइड मैराथन ऑफ पाकिस्तान। सो इससे पहले जो दौड़े होती रही हैं उनकी क्या हैसियत थी, हाउ इज दिस डिफरेंट, हाउ इज दिस सर्टिफाइड, हाउ इज दिस नॉट, फिर लोग इसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल। इससे पहले जो अब तक मैराथन्स होते रही हैं वो पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के थ्रू हुई हैं, इसके अलावा और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने कराई हैं। लेकिन ये सर्टिफाइड इस तरीके से है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मैराथन्स की जिसको एम्स कहते हैं, वो उनको हमने इनवाइट किया था पाकिस्तान। उन्होंने उनके एक बाशिंदे आए थे ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने आके कराची में पूरी रेस का जो ट्रैक था जो हमने डिसाइड किया था, 2 ट्रैक हमने डिसाइड किए थे, वन ऑफ दैम जो कि अभी हम इस्तीफ़ा करने जा रहे हैं सीव्यू पे, उसको उन्होंने पूरी मेजरमेंट की 42 किलोमीटर की, उसकी बेसिस पे उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेशन दी। उस सर्टिफिकेशन की बेसिस पे जो है वो उसकी अप्रूवल हुई हमारी कि ये एक सर्टिफाइड ट्रैक है, एक सर्टिफाइड रूट है। जिस तरह से एक डॉक्टर की एक प्रैक्टिस होती है उसकी उसी तरीके से एक रूट की भी प्रैक्टिस होती है, उसी तरीके से उसके सर्टिफाइड
मेजर्स होते हैं। तो जिन सर्टिफाइड मेजर आए थे कराची, उन्होंने पूरी मेजरमेंट की, उसकी बेसिस पे हमें सर्टिफिकेट दिया और उसके बाद हमें वर्ल्ड एथलेटिक्स की उसकी बेसिस पे अप्रूवल मिलती है। जो इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हम जिस पे लोग भागेंगे उसकी बेसिस पे हमारे पास दूसरी और भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी अप्रूवल के लिए, जिसमें एक चिप होती है। अभी क्या होता था, जब हम जिस तरह पाकिस्तान में अभी तक वो चिप ही अवेलेबल नहीं थी जिसके थ्रू आप भागते हैं। बिब पे जो है ना एक चिप टैग लगा होता है जो कि आप जितनी जहाँ भाग रहे होते हैं उसकी बेसिस पे वो टाइमिंग आपकी नोट कर रहा होता है। तो इसकी वजह से जो है आपका जितने भी रिजल्ट होता है बिल्कुल सर्टिफाइड रिजल्ट होता है ऑन अ सर्टिफाइड रूट, जिसकी बेसिस पे आपका जितना भी रिकॉर्ड है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स को भी जाता है और इंटरनेशनल दूसरी जो मैराथन्स हैं जिसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक बॉस्टन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, आप वहाँ पे भी क्वालिफाई कर सकते हैं थ्रू कराची। अब से पहले हमें क्वालिफिकेशन के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता था एथलीट्स को, नाउ दे कैन क्वालिफाई फ्रॉम पाकिस्तान। और सेम ट्रैक जो हम सिस्टम जो लेके आ रहे हैं जिसमें अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है शिकागो में, वी आर ब्रिंगिंग द सेम सिस्टम इन पाकिस्तान। अच्छा शोएब एंड जुनैद, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपने दिया, हमारे साथ ही रहे। हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन वी वांट टू गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू पीपल हु आर वाचिंग कि नंबर 1 वो ट्रैक कौन सा होगा, पूरा डिस्टेंस जो होता है फुल मैराथन का वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं सो दैट यू कैन ज्वाइन। और बाय द वे आप, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चे, anybody can be a part of it. And if you don't want to be a part of it, you know, इर्द गिर्द खड़े हो जाएं। हाँ, मतलब पूरी दुनिया में एक कल्चर है, ये चेयर लीडिंग भी एक काम है, हम वही करेंगे। इवेंट जी बिल्कुल, हमने अपना जिक्र किया है इसमें। कराची मैराथन हो रहा है 28 ऑफ दिस मंथ एंड एनीबडी कैन ज्वाइन। इसके हवाले से हम जरा मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। शोएब निज़ामी हमारे साथ हैं, हमारे अपने मोहम्मद जुनैद हमारे साथ हैं। शोएब, आप बता रहे थे सीवीयू का आपने जिक्र किया था, हम रूट समझना चाहते हैं आपसे, और हमें जुनैद ने ये सिखा दिया था जितने मैराथन वो करके आए हैं कि द एंटायर डिस्टेंस ऑफ अ फुल मैराथन इज अराउंड 42 किलोमीटर्स, 42 पॉइंट समथिंग। तो ये फुल मैराथन होने वाली है कराची की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो पूरी हमारी जो मैराथन है 42.195 किलोमीटर जो फुल मैराथन होती है। इसके अलावा हमारे पास 42.2 के अलावा जो है हाफ मैराथन भी है विच इज़ 21.1 किलोमीटर। और इसके अलावा आप रिले में एज अ 4 दोस्त, 4 कुलीग, 4 फैमिली मेम्बर्स एज अ रिले भी भाग सकते हैं फुल मैराथन। 4 लोग टोटल डिस्टेंस जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे 10.5 इस तरीके से आप रिले भी भाग सकते हैं। So they would have to inform the organizers beforehand? Yeah, exactly. अब जब आप रजिस्टर कर रहे होते हैं तो जब karachi-marathon.org पे आप जाएंगे, यू रजिस्टर देयर, तो वहाँ पे आप अपना फुल मैराथन, हाफ मैराथन, रिले में अपने सारे पार्टिसिपेंट का नाम डालें। और इसके अलावा आप 5 किलोमीटर भी भाग सकते हैं, जो लोग फुल नहीं भागना चाहते या हाफ नहीं भागना चाहते। 5 किलोमीटर समथिंग के कोई भी 5 किलोमीटर। कितने लोग अब तक रजिस्टर कर चुके हैं? आप लोगों ने स्टॉल भी लगाया हुआ था, वहाँ पे क्या रिस्पांस रहा? ऑनलाइन कितनी रजिस्ट्रेशंस आ चुकी हैं? जी अभी तक तो हमारे पास तकरीबन 300-350 रजिस्ट्रेशन है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 2 to 3,000 क्योंकि लोग आखिर में जो है ना रजिस्टर करते हैं हमारे यहाँ। और इस सेगमेंट के बाद तो बहुत ज़्यादा लोगों को आगाही होगी और एक दफ़ा फिर शोएब आपने बता दिया, लेकिन जुनैद हम आपसे चाहेंगे कि आप भी बता दें रूट, एक दफ़ा हमें समझा दें। जगह तो खूबसूरत है, सी व्यू इज़ ब्यूटीफुल, तो स्टार्टिंग लाइन एंड फिनिशिंग पॉइंट। हाँ, स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग ये समझाएं। हुमा अब्दुल्ला, बिल्कुल आप लोग भी आइए, और एक बहुत ज़रूरी है कि बहुत से लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आप लोग बड़ी अच्छी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आप 5 किलोमीटर के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर आप उस दिन रेस नहीं भी भाग सकते, तो जब लंदन मैराथन हुई पिछले बरस, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कोई 50,000 के करीब लोग थे उसमें, 48,000 लोग, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा लोग उस मैराथन को देखने के लिए आए थे लंदन की सड़कों। पूरा शहर कराची जिसको हम कहते हैं, इतना बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। आप लोग आइए, सब लोगों को दावत है कि वो मैराथन को देखने के लिए भी उस दिन आए, लोगों की हौसला अफजाई करें तो बड़ा ज़रूरी होगा। और जो एथलीट्स हैं जो इसमें शिरकत के लिए आ रहे हैं, दूसरे शहरों से भी आएंगे, उनके लिए प्राइजेस भी रखे गए हैं इस मैराथन में। शोएब साहब जी, तो क्या प्राइजेस हैं प्लीज हमें बता दें। जो विनिंग प्राइस हमने रखी हुई है फॉर मैराथन के लिए, इट्स 5 लाख रुपए हमने रखी है फॉर बोथ कैटेगरीज, फॉर मेल एंड फीमेल। हमारी कैटेगरीज जो होती हैं इन बोथ केसेस वो इक्वल होती है, तो 5 लाख रुपए विनिंग प्राइस है दोनों की। इसके अलावा हम अनटिल टॉप 10 फिनिशर्स जो हैं सबको प्राइस मनी हमने रखी हुई है इसमें, 5 लाख रुपए, 2.5 लाख। उमा, ये इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर ख़वातीन मैराथन रनर्स हैं या मेल मैराथन रनर्स हैं, उनकी जो भी इनामी रकम है उसमें कोई फ़र्क नहीं है।
ये काफी अहम अच्छी बात है। बिल्कुल, ये हमें पता है, ये अच्छा इनाम जो है ना, वैसे तो चले मैराथन भागनी चाहिए, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, बड़े अच्छे लोगों से आपको, मगर इनाम्स हैं और ज्यादा, मैं कहता हूँ आप में जज्बा आ जाता है ना। और जहाँ ऑब्वियसली अभी इतनी कॉमन प्रैक्टिस नहीं है मैराथन रन करना पाकिस्तान में, अभी तो लोग वेबसाइट अगर आप बता सकें जुनेद, हम साथ साथ स्क्रीन पे तो चला रहे हैं, बट बता दें इसका क्या तरीका है रजिस्ट्रेशन का? स्पोर्ट्स पाकिस्तान और शुएब साहब की टीम ने ऑर्गेनाइज किया, लेकिन जियो सुपर, जियो न्यूज़, जियो डिजिटल इनका पार्टनर है। और आपको पता है जियो सुपर का बहुत रोल है पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा जो खेल हैं, उमर अब्दुल्ला, उनको मंजर आम पर लाने के लिए, उनको प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए, चाहे वो जेवलिन थ्रो हो, चाहे वो कबड्डी हो, साइकिलिंग हो, बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, और ऑब्वियसली अब रनिंग भी, तो वो इनके साथ पार्टनर कर रहे हैं। उस पर भी सारी मालूमात दस्तयाब होगी। कराची marathon.org इज़ द वेबसाइट जिस पे आप रजिस्टर करवा सकते हैं। और रूट के बारे में शुएब बेहतर बताएंगे, लेकिन कराची का बहुत ही मशहूर जो सी व्यू है वो इसलिए भी अहम है कि कराची के कुछ जो रनिंग क्लब्स हैं उनको भी क्रेडिट जाता है पाकिस्तान में रनिंग को इस्टेब्लिश करने में। तो उसमें भी एक क्लब ऐसा है जो कि सी व्यू से ही उसने अपनी रनिंग शुरू की थी और उसी जगह पर ये मैराथन भागी जाएगी। आई थिंक शुएब, ये निशान पाकिस्तान से स्टार्ट है, ये ऑल द वे निशान पाकिस्तान टूवर्ड्स कोलाची और गोल्फ क्लब से होते हुए वहाँ पे यू टर्न लेंगे और हम वापस आएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 21.1 किलोमीटर। सही। और इसके हम 2 लूप करेंगे तो ये फुल हमारा मैराथन बनेगा। सो सिमिलरली सेम ट्रैक पे अच्छा, मैं कहता हूं जगह है, बड़ी अच्छी रूट है, खुली रोड है, समंदर के मनाजिर भी कहीं कहीं आपको डेफिनेटली जो स्पेक्टेटर्स हैं वो भी एंजॉय कर सकते हैं इधर आके। सो दैट साउंड्स वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब एंड जुनैद फॉर बीइंग विद अस। बेस्ट ऑफ लक। एक दफा फिर बता दें, दिस इज 28 को होने जा रही है इसी महीने की, और अगर आप जीतना चाहते हैं ना इस किस्म के मेडल्स, तो आपको यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बाय द वे, कल एयरपोर्ट पे भी इसकी बड़ी प्रमोशन हो रही थी व्हेन आई वाज कमिंग बैक। और जी टाइम खत्म हो गया। देखिए बातों में आज क्या बना कि पता ही नहीं लगा, है ना, कब पे लगी, कल मिलेंगे। हाय।